So hello friends, welcome to my channel. My name is Atulya Prateek, a final year medical student, and today we will discuss about the fever. We will cover everything about the fever, and this includes definition, mechanism of action, types of fever, how to take history, total fire, what is octra, and core and associated factors related to the fever, and different doses form of the paracetamol, which is the most prescribed drug in case of fever. डिफरेंट डोजेस फॉर्म ऑफ पैरासीटामोल से मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एडल्ट के केस में हम लोग 500 to 650 मिलीग्राम देते हैं, तो इन्फेंट के केस में हम लोग सेम डोजेस तो देंगे नहीं, सेम टैबलेट तो देंगे नहीं, तो उसका डिफरेंट डोजेस फॉर्म होगा, उसका ओरल डोजेस फॉर्म क्या होगा, आईवी डोजेस फॉर्म क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ द फीवर से। तो व्हाट इज फीवर? फीवर का मतलब क्या हुआ? एन इंक्रीज इन द कोर बॉडी टेम्परेचर विद इन द डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडीज above the daily range for an individual, and that daily range varies from 35.6 degrees Celsius to 37.8 degrees Celsius, that is from 97 to 100.4 degrees Celsius. Or we can also say that an AM temperature of more than 37.2 degrees Celsius, that is 98.9 degree Fahrenheit, and a PM temperature of more than 37.7 degrees Celsius, that is 99.9 degree Fahrenheit. तो इसी को हम लोग फीवर बोलते हैं। तो फीवर में सर्कैडियम रिदम कितना का होता है? 0.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट जो होता है फीवर का वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? तो लोअर इसोफेजियल टेम्परेचर के बाद हम लोग ओरल से लेते हैं। लोअर इसोफेजियल टेम्परेचर जो होता है वो मोस्ट प्रेफरेबल होता है, ठीक है, उसके बाद ओरल होता है। रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू द ओरल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन के बारे में, और कहाँ से हम लोग उसको मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। ये हो गया फीवर के बारे में। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो, उसके बाद टाइप्स ऑफ फीवर पे हम लोग जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ या तो माइक्रोबियल टॉक्सिन्स की वजह से क्या होगा, मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट्स हम लोग के बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट्स एक्टिवेट होगा तो उससे क्या रिलीज होगा? साइटोकाइंस रिलीज होगा, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, TNF, ये सब रिलीज होगा। अब साइटोकाइंस क्या करेगा? हाइपोथैलेमिक इंडोथेलियम को एक्टिवेट करेगा। हाइपोथैलेमिक इंडोथेलियम क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और वहाँ से साइक्लिक AMP रिलीज होगा। साइक्लिक AMP कोर बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से फीवर हो जाएगा। ठीक है, इसको ये होता है फीवर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब हम लोग फीवर के टाइप्स के बारे में समझते हैं। जैसे कि टाइप्स में सबसे पहला टाइप होता है कॉन्टिन्यूस फीवर। कॉन्टिन्यूस फीवर का मतलब क्या होता है? डेली फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर डू नॉट एक्सीड्स 2 डिग्री सेल्सियस एंड इट विल नेवर टचेस द बेस लाइन। इसका जो मोस्ट बेसलाइन का मतलब क्या हुआ? बेसलाइन का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे कि डेली फ्लक्चुएशन, जैसे मान लो एक ग्राफ हम लोग बनाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर आया हम लोग का, बेसल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, और हम लोग को फीवर है, मतलब हम लोग का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है, बट इट विल नेवर टचेस द बेस लाइन, इट विल नेवर टचेस द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस फीवर बोलते हैं। तो कंटिन्यूस फीवर का जो एग्जांपल है, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है कंटिन्यूस फीवर का, वो क्या है? तो वो टाइफाइड फीवर है, जिसमें हम लोग को स्टेयरकेस फिनोमेनन जो होता है वो भी देखने को मिलता है, द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस फीवर। देन उसके बाद आता है रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर का मतलब क्या हुआ? डेली फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एक्सीड्स 2 डिग्री सेल्सियस एंड इट विल नेवर टचेस द बेस लाइन, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग रिमिटेंट फीवर बोलते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द इंटरमिटेंट फीवर। सो व्हाट इज इंटरमिटेंट फीवर? इंटरमिटेंट फीवर का मतलब हुआ टेम्परेचर touches the or daily fluctuation in the temperature touches the baseline in between the two febrile phases। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर फ्लक्चुएशन टचेस द बेसलाइन इन बिटवीन द टू फेब्राइल फेज। दो फीवर का फेज है, उसके बीच में एक नॉर्मल फेज है, ठीक है ना, और वो जो नॉर्मल फेज है उसमें टेम्परेचर बेसलाइन को टच कर रहा है, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को टच कर रहा है, उसको हम लोग इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। इंटरमिटेंट फीवर कितने टाइप का होता है? तो कुटोडियन होता है, टर्शियन होता है, क्वार्टरन होता है। तो कुटोडियन का मतलब क्या हुआ? ऑकर्स एवरी डे, मतलब एवरी आवर, ऑकर्स एवरी डे मतलब हर दिन होगा ये, ठीक है ना, तो इसका हर दिन होगा तो उसको कुटोडियन फीवर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, तो हर दिन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एक फीवर का फेज आया, फिर ए फेब्राइल फेज आया, फिर फीवर फेज आया। तो फीवर 4 आवर्स, ए फेब्राइल फेज 4 आवर्स, एंड देन अगेन फीवर फेज 2 4 आवर्स। तो यहाँ पे आवर्स पे हो रहा है, तो इसको हम लोग कुटोडियन फीवर बोलेंगे। देन उसके बाद टर्शियन फीवर आता है। टर्शियन फीवर का मतलब ऑकर्स एवरी अल्टरनेट डे, जैसे कि आज फीवर है तो कल नहीं होगा, परसों होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियन फीवर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का मलेरिया, ठीक है ना, मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन उसके बाद क्वार्टरन फीवर होता है। क्वार्टरन फीवर का मतलब क्या हुआ कि फीवर ऑकर्स एवरी थर्ड डे, मतलब हर, आज फीवर है, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, फिर तरसों होगा, तो मतलब 2 दिन छोड़ के होगा, तो फीवर ऑकर्स एवरी थर्ड डे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वार्टरन फीवर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मलेरिया कॉज्ड बाय
प्लाज्मोडियम मलेरिया, तो इसी को हम लोग इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। देन उसके बाद आता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब क्या होता है? रिलैप्सिंग फीवर का मतलब ए फेब्राइल फेज in between the two febrile phase last for more than 24 hours is known to be as a relapsing fever। ठीक है, तो इसका कॉमन एग्जांपल क्या है? पेलेब्स्टियन फीवर है, जो कि हमको हॉजकिन लिम्फोमा के केस में देखने को मिलता है। इसमें क्या हुआ, देखो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में भी फीवर ए फेब्राइल फीवर आता था, इसमें भी फीवर ए फेब्राइल फीवर है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ड्यूरेशन का है। जैसे कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, रिलैप्सिंग फीवर पे जो ड्यूरेशन है, उसमें फीवर फॉर डेज, देन ए फेब्राइल फेज फॉर डेज, एंड देन फीवर फेज 2 फॉर डेज। मतलब 7 से 10 दिन तक सपोज कर लो फीवर था, फिर 7 से 10 दिन तक नहीं हुआ, फिर वहाँ पे 7 से 10 दिन तक हो गया, तो ये रिलैप्सिंग फीवर में आएगा। यहाँ पे डेज पे हो रहा है और वहाँ पे ड्यूरेशन जो था वो आवर्स पे हो रहा है, या तो 24 आवर्स पे, 48 आवर्स पे हो रहा है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये रिलैप्सिंग फीवर हो गया। रिलैप्सिंग फीवर एंड देन उसके बाद इंटरमिटेंट फीवर। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? कंटिन्यूस फीवर, रिमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर। देन आता है हाइपरपायरेक्सिया। देखो जैसे कि हम लोग नॉर्मली फीवर किसको बोलते हैं? नॉर्मल, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग का बॉडी क्या है? फ्रॉम 98 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब हाइपोथर्मिया। ठीक है, उसी तरह से 99 टू 98 नॉर्मल, 98 टू 99 नॉर्मल हुआ। 99 से लेके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पायरेक्सिया होता है, एंड मोर देन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो हाइपरपायरेक्सिया होता है। तो हाइपरपायरेक्सिया का क्या क्या कॉजेज होता है? हाइपरपायरेक्सिया बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि हीट स्ट्रोक की वजह से, सेप्टिसीमिया, मलेरिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, पॉन्टाइन हेमरेज, इन सभी की वजह से हो सकता है। और हाइपोथर्मिया मतलब लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट किसकी वजह से होगा? हाइपोग्लाइसीमिया के केस में हो सकता है, ब्लड लॉस में हो सकता है, मिक्सिडिमा कोमा में हो सकता है। ठीक है, तो ये हाइपरपायरेक्सिया हम लोग पढ़ लिए। तो टाइप्स ऑफ फीवर पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है ना, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग फीवर का हिस्ट्री जो है वो कैसे लेंगे, हाउ टू टेक हिस्ट्री। ठीक है, तो ऑक्ट्रा याद रखो, ऑक्ट्रा एंड टोटल फायर। ठीक है ना, ऑक्ट्रा में OCTRA, तो ओ का मतलब क्या हुआ? ऑनसेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फीवर। सबसे पहले हम लोग को फीवर का ऑनसेट एंड ड्यूरेशन के बारे में पूछना है। नो, फीवर का ऑनसेट क्या हो सकता है? एब्रप्ट हो सकता है और ग्रेजुअल हो सकता है। ग्रेजुअल ऑनसेट में क्या होता है? जैसे कि टाइफाइड के केस में स्टेयर केस फेनोमेनन देखने को मिलता है, उसमें ग्रेजुअल फीवर ऑनसेट होता है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में ग्रेजुअल होता है। और एब्रप्ट किस में होता है? इकोलाई पायलिटिस के केस में, निमोनिया के केस में। अच्छा, इकोलाई पायलिटिस का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस, उसमें एब्रप्ट फीवर देखने को मिलता है, मतलब सडनली हो गया, उसमें ग्रेजुअल होता है। ठीक है, तो ऑनसेट एंड ड्यूरेशन के बारे में पहले पूछे, ओ से, ऑक्ट्रा में ओ से खत्म हो गया ऑनसेट ड्यूरेशन। फिर उसके बाद आता है सी का मतलब हो गया क्लैरिफिकेशन ऑफ फीवर। हम लोग जो फीवर ले रहे हैं वो हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ करके लेंगे, ना कि हम लोग पाल्म ऑफ हैंड्स का यूज़ करके लेंगे। ठीक है, वो जो फीवर है, पेशेंट से हम लोग पूछेंगे कि आपको फीवर कैसा है, वो आते जाते रहता है कि कंटिन्यूसली, मतलब कि हमेशा रहता है फीवर आपको। इससे पता चलेगा कि वो कंटिन्यूस फीवर है, रेमिटेंट है कि इंटरमिटेंट है, ये पता चलेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन ऑफ फीवर हो गया। तो ओ से हो गया ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, एंड उसका सी से हो गया क्लैरिफिकेशन ऑफ फीवर। टी से क्या होगा? टाइम फ्रेम के बारे में पूछेंगे। टाइम फ्रेम का मतलब अल्टरनेटिंग है, रिलैप्सिंग है। ठीक है ना, किस समय जो है वो फीवर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल इवनिंग टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग टेम्परेचर और द AM टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? देखो, कोई भी फीवर था, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़े थे कि फीवर में मेन कारण क्या होता है कि साइटोकाइन से रिलीज होता है, जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 या तो TNF। अब ये जो इंटरल्यूकिन 1 है, इसी के एक्टिविटी की वजह से मेनली फीवर होता है, लेकिन इसके एक्टिविटी को कॉर्टिसोल जो होता है वो ब्लॉक कर देता है। कॉर्टिसोल कौन रिलीज करता है? एडिनल ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करवाता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से, और ACTH एडिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है। ठीक है, ये जो कॉर्टिसोल है ना, ये IL-1 मतलब इंटरल्यूकिन 1 के एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। और कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो डे टाइम पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नाइट टाइम, इसलिए डे टाइम पे इंटरल्यूकिन 1 का एक्टिविटी ब्लॉक हो जाता है तो फीवर डाउन हो जाता है। लेकिन नाइट टाइम पे कॉर्टिसोल का लेवल डाउन हो जाता है और इंटरल्यूकिन 1 का एक्टिविटी बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से फीवर नाइट टाइम या तो इवनिंग टाइम में इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस में इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, लिम्फोमा में इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इन दोनों ही केसेस में इंटरल्यूकिन 1 बहुत ही ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है ना, तो इसका एक्टिविटी ज़्यादा ब्लॉक होगा डे टाइम में, लेकिन ब्लॉक नहीं होगा इवनिंग टाइम में, इसलिए सडनली इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस और लिम्फोमा में। ठीक है, तो ये हम तुमको किसके बारे में बताएं? टाइमिंग फ्रेम के बारे में बताएं। टाइम फ्रेम तो क्या क्या हो गया? ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, क्लैरिफिकेशन ऑफ फीवर, देन टाइम फ्रेम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पूछेंगे रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में। देखो, फीवर जो है वो स्पॉन्टेनियसली सबसाइड हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से सबसाइड हो रहा है। सपोज कर लो कि अगर फीवर स्पॉन्टेनियसली सबसाइड हो रहा है तो मतलब वो इंटरमिटेंट फीवर है। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक लेने की वजह से सबसाइड हो रहा है तो इंटरमिटेंट फीवर नहीं है। यहाँ से हम लोग ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि इंटरमिटेंट फीवर मतलब क्या हुआ? कोटोडियन फीवर, टर्शियन फीवर, क्वार्टरन फीवर, मलेरिया, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिलीविंग फैक्टर्स। और लास्ट में क्या आएगा? ऑक्ट्रा का।
ऑक्ट्रा का लास्ट में आएगा एसोसिएटेड फैक्टर्स, कि हम लोग एसोसिएट, जैसे कि फीवर के साथ और क्या क्या आ रहा है। जैसे फीवर के साथ हम लोग एसोसिएटेड फैक्टर में राइगर्स एंड चिल्स पूछेंगे, नाइट स्वेट्स के बारे में पूछेंगे। अच्छा, राइगर्स का मतलब क्या होता है? शिवरिंग, बॉडी का शिवरिंग होना। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ द स्किन वेसल्स, ठीक है। तो राइगर जनरली हम लोग को किस में देखने को मिलता है? इकोलाई के इन्फेक्शन में, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस लाइक मलेरिया में, ट्रांसफ्यूजन, इन्फ्यूजन, इंटरमिटेंट एस्पिरिन, जैसे कि हम लोग फीवर होता है तो उसमें क्या दवाई देते हैं? पैरासीटामोल, एनसेड, एस्पिरिन देते हैं ना। तो ट्रांसफ्यूजन, इन्फ्यूजन, इंटरमिटेंट एस्पिरिन में भी हम लोग को राइगर देखने को मिलता है, इकोलाई में भी देखने को मिलता है, और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन लाइक मलेरिया, इसके केस में भी हमको राइगर जो है वो देखने को मिलता है। क्या हम लोग एसोसिएटेड फैक्टर्स में और कुछ नहीं पूछेंगे? हम लोग फीवर के साथ और भी बहुत सारा चीज़ पूछेंगे, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि फीवर का कॉज क्या है, जो उसका रूट सोर्स है वो क्या है। जैसे कि सपोज कर लो कि फीवर के साथ पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि हमको मतलब नेक रिजिडिटी है, फीवर के साथ नेक रिजिडिटी है और हेडेक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस हो सकता है, मतलब सीएनएस से रिलेट हो गया। अगर फीवर के साथ उसको चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पाल्पिटेशन है, तो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हो सकता है, मतलब सीवीएस सिस्टम से रिलेट हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। अगर हम लोग फीवर के साथ उससे पूछेंगे कि कफ विथ स्पूटम का केस है कि नहीं, वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, एनी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, तो इससे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पस फ्रॉम द ईयर, सोर थ्रोट, तो मतलब ईएनटी हो गया। अगर फीवर के साथ मान लो उसको कोई थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो हम लोग बोल सकते हैं हीट इंटॉलरेंस है, ठीक है ना, या तो कोई भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, हीट इंटॉलरेंस है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो हो सकता है। सपोज को ट्रिमर इन हैंड हो रहा है, ठीक है, हीट इंटॉलरेंस है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस से हम लोग उसको रिलेट कर देंगे, थायराइड से रिलेट कर देंगे। तो और भी बहुत सारा हम लोग एसोसिएटेड फैक्टर्स पूछते हैं। तो ऑक्ट्रा में हम लोग क्या क्या किए? OCTRA। तो ओ का मतलब क्या हुआ? ऑनसेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फीवर। देन सी से क्या हुआ? क्लैरिफिकेशन ऑफ द फीवर। टी से क्या हुआ? टाइमिंग फ्रेम। आर से क्या हुआ? रिलीविंग फैक्टर्स। और ए से क्या हुआ? एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को हिस्ट्री लेते समय फीवर पे ध्यान देना है, ठीक है। अब हिस्ट्री लेते समय हम लोग ये सब फीवर पे ध्यान दिए, तो अब ये समझो कि फीवर में एक टर्म होता है टोटल फायर, या तो ऑक्ट्रा लो या तो टोटल फायर लो, ये दोनों हिस्ट्री लेने का ही फॉर्मेट है। तो टोटल फायर में टी से क्या होगा? टी से होगा टेम्परेचर। हम लोग पहले ही बताए थे 98 to 99 जो होता है वो नॉर्मल होता है, मोर देन 99 to 106 पायरेक्सिया होता है, मोर देन 106 तो हमारा हाइपर पायरेक्सिया होता है, और फिर उसके बाद 95 से कम हाइपोथर्मिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर टोटल फायर में। फिर टोटल में टी के बाद क्या आता है? ओ से क्या हो जाएगा? ऑनसेट, वही एब्रप्ट एंड ग्रेजुअल। फिर टी से क्या होगा? टाइमिंग फ्रेम, मतलब अल्टरनेट है कि रिलैप्सिंग है। फिर उसके बाद फायर में आ जाओ, एफ से क्या होगा? फ्लक्चुएशन। तो देखो फ्लक्चुएशन भी हम लोग को फीवर में पूछना होता है कि फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होगा, कि टचिंग द बेसलाइन और नॉट टचिंग द बेसलाइन। अगर टचिंग द बेसलाइन है इसका मतलब इंटरमिटेंट फीवर है, नॉट टचिंग द बेसलाइन मतलब कंटिन्यूस एंड रेमिटेंट है। तो ये फ्लक्चुएशन में पूछेंगे। फिर उसके बाद फायर में आई को हटा दो, आर से क्या हो जाएगा? राइगर। तो राइगर हम लोग तीन चीज़ के बारे में, तीन चीज़ में राइगर हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी हम लोग देखे थे। फिर एक चीज़ होता है रिजोल्यूशन, फीवर जो है वो कम कैसे हो रहा है। जैसे मान लो टाइफॉइड में फीवर इंक्रीज कर रहा है स्टेयर केस फेनोमेनन में, सीढ़ी के फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है, तो उसी तरह से फीवर डाउन भी तो होता है। तो अगर फीवर डाउन कैसे हो रहा है? तो फीवर डाउन दो तरह से हो सकता है, बाय लाइसिस और बाय क्राइसिस, ठीक है ना। तो फीवर बाय डाउन जो हो रहा है वो बाय क्राइसिस, मतलब फीवर जो है वो सबसाइड हो गया 6 से 12 घंटा में। तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है? फीवर जो है वो सबसाइड हो रहा है ओवर फ्यू डेज, मतलब कि स्टेयर केस फेनोमेनन में हो रहा है लेकिन ओवर फ्यू डेज तुम्हारा हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइसिस बोलेंगे। तो क्राइसिस से अगर फीवर कम हो रहा है तो इसमें जो प्रोबेबल कॉज है वो तुम्हारा एंटेरिक फीवर विथ परफोरेशन हो सकता है, ठीक है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, लोअर निमोनिया हो सकता है। वही अगर मान लो फॉल जो हो रहा है, रिजोल्यूशन जो हो रहा है वो बाय लाइसिस हो रहा है, तो इसमें अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर का केस हो सकता है, रोमैटिक फीवर का केस हो सकता है। तो ये तुम्हारा टोटल फायर एंड ऑक्ट्रा के बारे में था कि हम लोग हिस्ट्री कैसे लेते हैं, ठीक है। और हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट डोजेस फॉर्म, मतलब कि जो फीवर है उसके लिए हम लोग जो दवाई देते हैं उसमें क्या देते हैं? मोस्ट कॉमनली दवाई क्या देते हैं? जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एनसेड, ये सब हम लोग देते हैं ना। तो पैरासीटामोल जो है इसका डिफरेंट डोजेस फॉर्म होता है। जैसे कि मान लो एडल्ट, अगर हमको फीवर हो गया तो हम पैरासीटामोल का क्या लेंगे? टैबलेट लेंगे, सिरप, या तो हम लोग ओरल डोजेस फॉर्म तो लेने नहीं जाएंगे। तो टैबलेट में कितना आता है? 500 mg एंड 650 mg ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो अगर बच्चे को, पीडियाट्रिक पेशेंट है, अगर बच्चा है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, उसको हम लोग को देना है पैरासीटामोल, तो हम लोग कैसे देंगे? ओरल डोजेस के फॉर्म में दे सकते हैं, 15 ml पर किलोग्राम पर डोज, 15 ml पर किलोग्राम पर डोज। अगर हम लोग को मान लो IV देना है तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? 10 mg पर किलोग्राम पर डोज, ये हम लोग IV देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग को इंजेक्शन के फॉर्म में देना है तो इंजेक्शन के फॉर्म में कैसे देंगे? 300 mg पर 2 ml 1 ग्राम इन्फ्यूजन बना के देंगे, ठीक है। अगर सिरप के फॉर्म में देना है तो 125 ml पर 2 ml ऑफ सिरप, या तो 250 ml पर 2 ml ऑफ सिरप, ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है सिरप में। अगर हमको ड्रॉप्स के फॉर्म में देना है तो 100 ml पर 100 ml पर ड्रॉप,
पर ml ड्रॉप, तो 100 ml मतलब 100 mg पर ml ड्रॉप के फॉर्म में हम लोग उसको देते हैं। तो ये सब क्या हो गया, डिफरेंट डोजेस फॉर्म ऑफ द पैरासीटामॉल हो गया। तो डेफिनेशन पढ़ लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ फीवर हो गया, डिफरेंट डोजेस फॉर्म ऑफ द पैरासीटामॉल हो गया, ऑक्ट्रा हो गया जिसमें ऑनसेट, क्लैरिफिकेशन ऑफ द फीवर, टाइमिंग, टाइम फ्रेम, रिलीविंग फैक्टर्स, एसोसिएटेड फैक्टर्स, हाउ हम लोग कैसे हम लोग फीवर को रिलेट करेंगे CNS से, CVS से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है ना, या तो बहुत सारे सिस्टम से जैसे थायराइड से, ENT से, कैसे हम लोग उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। रिजोल्यूशन, फीवर जो है वो डाउन कैसे होता है, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लिए। और क्या बचा फीवर में? दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।